गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 गणित की, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगा। बच्चों, कक्षा 10 का जो गणित है तो शुरुआत उसकी होती है वास्तविक संख्याओं से। तो हम वास्तविक संख्याओं पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। बच्चों ध्यान ये रहे कि जो भी गणित चल रहा है वो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो बच्चों, पहला सिलेबस में पहला अध्याय आपका है, पहला विषय है जिसमें चर्चा की जा सकती है, वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या है और संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और विस्तार से चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं से मिलकर बनती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या यूँ कहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जब वास्तविक संख्याओं की बच्चों बात आती है तो वास्तविक संख्याएं जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जब संख्याएं मिलती हैं तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहीं से बात उठती है कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय क्या है, तो ये भी विस्तार से समझेंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में हम कहेंगे कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/4, 3, 3/8 या यूँ कहिए 1/3 आदि। अब बात आती है बच्चों अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अथवा अशांत आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 आदि। ये जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी के क्रम में बच्चों आगे आता है पूर्णांक। पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक बच्चों शून्य प्राकृतिक संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 9, -8, 0, 4, 7, 5 आदि। अब इसी के क्रम में आगे बात आती है सम संख्या। तो बच्चों सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। सम संख्याओं के बाद बच्चों विषम संख्या की बात आती है। तो जिस प्रकार सम और विषम, सम का विलोम विषम है, तो उसी प्रकार इसकी परिभाषा भी सम की उल्टी होगी, यानी कि विलोम होगी। सम संख्या की परिभाषा बच्चों थी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक इसकी विपरीत विषम संख्या की परिभाषा है कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आदि। ये सभी संख्याएं विषम हैं क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। एक बार फिर देखेंगे कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। आपकी अभाज्य संख्याएं बच्चों, संख्या सम संख्या की बात हो गई, विषम संख्या की बात हो गई। अब वो बात आती है अभाज्य। एक चीज और है अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य संख्याएं बच्चों वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चों ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से ही विभाजित होंगी, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद बात आती है बच्चों भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 के अलावा और भी उसके गुणनखंड हों।
जिसके गुणनखंड 2 के अलावा और भी गुणनखंड हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 16, 15 आदि, इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जिन संख्याओं के बच्चों 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ एक चीज और नोट करने वाली है कि एक ऐसी संख्या है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य। एक जो हमारी संख्या ऐसी है, गिनती का जो पहला अंक है वो तो भाज्य है और न अभाज्य है। ये एक जो है वो न तो भाज्य कहलाएगी संख्या न अभाज्य। इसी क्रम में आगे आप वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे कि शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा में बच्चों हम कह सकते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है, उस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जिन संख्याओं का हर की बात की है, 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप के जो गुणनखंड होते हैं, बात हर की हो रही है बच्चों, ध्यान रखना कि जिन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होते हैं तो वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। तो बच्चों बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होता है वो दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1/3। अगर बच्चों 1/3, यहाँ 1/3 का मतलब है कि 1 का भाग 1 में भाग 3 का, या यूँ कहिए 3 का भाग 1 में देना है। तो बच्चों अगर हम इसे देखते हैं तो ये 3 त्रिका 9 और 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये भाग की प्रक्रिया जो है न रुकने वाली होगी, यानी कि ये अशांत न कभी शांत नहीं होने वाला आवर्ती, यानी कि पुनः उसी संख्या का आवर्त दोहराना आवर्ती कहलाता है। तो इस प्रकार 1/3 के अगर दशमलव प्रसार की बात की जाए तो ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। इसी क्रम में आगे आती है लघुत्तम समापवर्ती, जिसे हम शॉर्ट में LCM भी कहते हैं। तो जब लघुत्तम समापवर्ती की बात आती है, परिभाषा के अनुसार दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार्वगुणज को लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। बच्चों जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जिन संख्याओं का हमें लासा निकालना है उनके जो सार्वगुणज का मतलब है कि उनमें कॉमन जो गुणनखंड हैं उनके गुणनफल को हम लासापा कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। अब बात आती है महत्तम समापवर्ती की। इसकी परिभाषा के अनुसार कि दी गई संख्याओं के बड़े से बड़े सार्वगुणनखंड को हम महत्तम समापवर्ती कहते हैं। आगे आपको लासा और मासा के कई एग्जाम्पल मिलेंगे, कई प्रश्न मिलेंगे। ये तो इनकी परिभाषाओं से संबंधित रहा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, प्रश्नावली 1.1 में। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 की बात है, उसमें प्रश्न नंबर जो 1 आपका है वो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक विधि है HCF निकालने की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम शॉर्ट में आपने उसे पढ़ा भी होगा, भाग विधि से कहते थे। बच्चों HCF यानी कि मासा निकालने की 2 विधियां हुआ करती हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी आपने जो पिछली कक्षा में पढ़ी होगी भाग विधि। उसी विधि को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो बच्चों इस विधि से आप परिचित होंगे ही। हम जिस विधि की बात कर रहे हैं उस विधि को आपने भाग विधि के रूप में देखा होगा। तो अब बात आती है प्रश्न नंबर 1 में, जो संख्या आपकी दी गई है 135 और 225। तो बच्चों भाग विधि में
जैसा कि आपने देखा था, पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो हम बताए दे रहे हैं कि जब किसी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का मासा निकालते हैं तो हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। भाग विधि अपने जो साधारण भाग देने की क्रिया होती है उससे कुछ हटके होती है। वो क्या होती है वो हम एक्सरसाइज में ही समझ पाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न के अनुसार इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए इसमें 225 जो संख्या है, 225 वो बड़ी है और 135 छोटी संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो हम देखते हैं 135 का 225 में जब भाग देंगे तो अगर हम दो बार भाग देते हैं तो 135 में 2 का गुणा करेंगे तो 270 मिलेगा, जो कि इस संख्या से बड़ा है। अतः हमारा भाग एक बार ही जाएगा, और एक बार भाग देने से 135, जैसा कि हम जो अमूमन भाग देते हैं उसमें भाग देने के बाद फिर संख्या जो बचती है उसे शेष बचा घटाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी घटाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कि 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 जो शेष बचे हैं बच्चों उसका भाग ध्यान यही देना है, ध्यान आपको यही देना है। जो भी संख्या शेष बची है उसका भाग इससे पहले जो संख्या में भाग दिया था वो उसमें देंगे। अब 90 का भाग अगर हम 135 में 2 बार देते हैं तो अगर 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा है, अतः भाग फिर एक बार जाएगा और 90 एकम 90। 135 में से 90 कम कर देंगे तो ये 45 शेष बचेंगे। अब ठीक इसी प्रकार जो शेष बचे इससे पहले जो संख्या जिसका भाग दिया था उसी संख्या में देंगे। तो अब इस प्रकार देखते हैं 45 दूनी 90, यानी कि शेष शून्य बच गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का मासा बराबर 45। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें प्रश्न नंबर पहले के सेकंड भाग को देखते हैं। सेकंड भाग है 196 और 38,220। जैसा कि पहले बताया गया था बच्चों कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करते हैं तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो 196 का भाग 38,220 में देने पर एक बार भाग जाएगा बच्चों, और ये 196 हो जाएगा। 382 में से 196 को घटाएंगे तो बच्चों 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ 7 रह जाएंगे, तो 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ 2 रह जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इस प्रकार घटाने के बाद हम 2 का उतारा लेंगे, और 2 का उतारा लेने के बाद हम देखते हैं 196 का गुणा अगर 9 में करते हैं तो गुणनफल हमारा 1764 आता है। इस प्रकार लिखने के बाद हम इन्हें घटाते हैं बच्चों। तो घटाने पर संख्या 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ 5 बचेंगे, यानी कि 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे, 0 का उतारा लेंगे। तो बच्चों अब 196 का अगर भाग 980 में 5 बार देते हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित 180 आती है, अतः शेषफल शून्य रहता है। बच्चों ध्यान ये देना है कि यहाँ जिस प्रकार हमने 90 शेष बचे थे उसमें इसका भाग दिया था, यहाँ वो प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पहली ही बार में 3 अंकों की दोनों संख्याएं थी, अतः पहली ही बार में पूरी संख्या में भाग चला गया था, तब शेष बचा था। यहाँ हमारी संख्या जो है शेष बचने के बाद ऊपर संख्या शेष रह जाती है, इसलिए हम वो प्रक्रिया यहाँ नहीं करेंगे, नीचे लिख देंगे। अतः 196 और 38,220 का मासा बराबर 196। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे सॉल्व करेंगे ठीक इसी विधि से, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेंगे।